नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सही से होंगे, आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। कोरोना जो डिज़ीज़ है वो एक बार फिर फैल रही है, तो आप लोग मास्क लगा के अच्छे से रहिए। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया वो अपना वैक्सीनेशन कराइए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन कीजिए। और आज हम एक डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। डिजीज़ का नाम है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या है, कैसे हो सकता है, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है और उसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी जो है वो मेडिसिन हम क्या क्या ले सकते हैं जिससे ये बीमारी ठीक हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। उससे जो मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील एक्चुअली दो वर्ड से मिलके बना है। एक है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और दूसरा है सील। सील का मतलब है कैविटी। तो किसी कैविटी में पानी भर जाने को हम हाइड्रोसील बोलते हैं, लेकिन किस कैविटी में पानी भर जाने को हम हाइड्रोसील बोल रहे हैं ये यहाँ पे समझने का विषय है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं जो हमारे स्क्रोटम में पानी भर जाता है, जो उसमें उसके वो हम हाइड्रोसील बोलते हैं। तो हाइड्रोसील को अगर मैं सिंपल डिफाइन करूँ तो हाइड्रोसील इज अ कंडीशन इन विच excess amount of fluid or excess amount of water accumulated in serous membrane of tunica vaginalis। और ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या है? ट्यूनिका वेजाइनलिस एक कैविटी है जो हमारे स्क्रोटम होते हैं, जो हमारे टेस्टिस होते हैं। एक्चुअली टेस्टिस के चारों तरफ उसके अराउंड में एक कैविटी होती है जो उसको सुरक्षित रखने के लिए, वहाँ टेम्परेचर और दूसरे जो आघात हैं उनसे बचाने के लिए उसमें दी गई है, बनाई है ऊपर वाले ने। तो वहाँ उस जगह में, उस कैविटी में जो है कुछ फ्लूइड पहले से ही होता है जो वहाँ टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बाहर से लगने वाले झटकों से टेस्टिस को बचाता है। लेकिन अगर वो फ्लूइड वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाए, ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए, जितना नहीं होना चाहिए, तो स्क्रोटम का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो मैं पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या कैविटी कौन सी जगह क्या है और क्या कैसे। इसको आप देखेंगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो उससे साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है और वही जो नॉर्मल हम पानी भरना बोलते हैं कि भैया अंडकोश में जो है वो पानी भर गया, वही उसी को हम हाइड्रोसील कहते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है और कैसे है, तो वो मैंने आपको थोड़ा बताया कि भाई जो हमारी सीरस कैविटी है उसमें फूड एक्यूमुलेट होने से होता है। तो ये तीन जगह कैविटी होती है, सब आप लोग सब जानते ही हैं। प्लूरा में सीरस कैविटी होती है, पेरिकार्डियम में होती है, पेरिटोनियम में होती है, और पेरिटोनियम का ही ये पार्ट है जो हमारे टेस्टिस में होता है। और वहीं जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, एक्चुअली क्या है वहाँ पे जो ये कैविटी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस इसको बोलते हैं। इसमें दो लेयर होती हैं। एक लेयर जो जो है वो वाटर को प्रोड्यूस करती है और दूसरी लेयर उस वाटर को वो एब्जॉर्ब करती है। तो जो सीरस कैविटी है एक्चुअली उसकी जो विसरल लेयर है वो तो फ्लूइड को बनाती है, यानी कि वहाँ से फ्लूइड बन रहा है। और उसकी जो पेरिटल लेयर है, जो सेकंड दूसरी लेयर है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे गड़बड़ होने पे, मतलब एक लेयर से जो वाटर का प्रोडक्शन है वो हो रहा है, या तो वो ज़्यादा हो और दूसरी जो है नॉर्मल काम कर रही है, वो उतना ही जो है एब्जॉर्ब कर पाए जितना उसको करना है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा। या फिर फ्लूइड उतना ही बन रहा है और एब्जॉर्ब जितना होना चाहिए उतना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ये सारी और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये तो मैं अभी आपको एनाटोमी के हिसाब से चीज़ें समझा रहा था कि भाई कहाँ कैसे जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस जगह जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ ये समझो कि ये जो हमारे टेस्टिस के चारों तरफ का एरिया है जो बनाया गया है, जो कैविटी है, इसमें जो है पानी भरने को हम हाइड्रोसील बोलते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पानी के बजाय खून भी हो जाता, इकट्ठा हो जाता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है किसी भी कारण से, चोट लगने से कैसे भी, उसको हम हीमोसील बोलते हैं। और कई बार वहाँ पे पानी की जगह पस इकट्ठा हो जाता है, उसको हम पायोसील बोलते हैं।
और कई बार जो है टेस्टिस में जहाँ पे हमारे स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म इनफिल्ट्रेट करके बाहर कैविटी में आ जाते हैं किसी वजह से, उसको फिर हम स्पर्मोसील बोलते हैं। और जब वहाँ की वेन्स कई बार डायलेट हो जाती हैं, जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं, उसको फिर हम वेरिकोसील बोलते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें वहाँ होने वाली कंडीशन है जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। फिलहाल हम हाइड्रोसील के बारे में बात कर रहे हैं और क्या कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। हम इसके कारण की बात करें तो कई बार ये बाई बर्थ भी होता है लोगों में, कंजेनेटल उसको बोलते हैं। और कई बार वो धीरे धीरे फिर बच्चों में पैदा होता ही होता है और वो कुछ साल में जो है वो ठीक हो जाता है। और एक बहुत बड़ा कारण इसका होता है इंजरी, चोट लगना। जो खेलने वाले बच्चे होते हैं कई बार चोट लग जाने की वजह से वहाँ पे वो स्थिति हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लामेशन चोट की वजह से भी हो सकता है, और ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये हो सकता है, खासकर लेफ्ट साइड में कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। इसका कारण है कि जो लेफ्ट टेस्टिस होता है उसकी जो वेन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है एक्चुअली। राइट वाले जो टेस्टिस की वेन है उससे थोड़ी बड़ी जो वेन है वो होती है। और उस कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में क्या है, जो सिग्मोइड कोलन होता है वो उसको कंप्रेस करता है वहाँ से। तो उस वाली स्थिति में भी जो है ये जो हाइड्रोसील है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ज़्यादा ठंडा पानी पीने वाले लोग, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने वाले लोग, और या कोई ट्यूमर वहाँ पे हो जाए उसकी वजह से ये हो सकता है। फाइलेरिया की वजह से हो सकता है, जो पैरासाइट है। और काफ़ी बड़े कारण में से एक है फाइलेरिया इसका। और सिनोफिलिया ब्लड में ज़्यादा जो है बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से भी वहाँ पे फ्लूइड की जो एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा हो सकती है। और किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनके कारण ये जो है वहाँ पे देखा गया है। खासकर एक 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 बचपन में एक बीमारी होती है मम्प्स जिसको बोलते हैं। मम्प्स जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या वायरस है वो, उसके कारण जो है यहाँ से जो गलफेड है वो फूल जाते हैं। और उस कंडीशन में जो है हाइड्रोसील काफ़ी देखा गया है और काफ़ी समस्या ये पैदा करता है। कई बार इनफर्टिलिटी भी जो मेल में वो ये जनरेट कर देता है मम्प्स की वजह से। तो ये है अब अगर हम इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो साइन में आप देख सकते हैं कि भाई जो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो टेस्टिस का साइज जो है आपको बड़ा मिलेगा। एक्चुअली टेस्टिस का साइज नहीं, स्क्रोटम का साइज जो है वो बड़ा मिलेगा। टेस्टिस का साइज इसमें नहीं बढ़ता है क्योंकि ये टेस्टिस की बीमारी नहीं है, ये स्क्रोटम की जो है बीमारी है, स्क्रोटम की जो प्रॉब्लम है। और पेन जो है बहुत कम केसेस में जो है 10-15% जो केसेस हैं उनमें पेन होता है। मैक्सिमम केसेस में पेन नहीं होता है। इरिटेशन कई बार और ईचिंग इरिटेशन देखने को मिल सकती है। और इंटरकोर्स का सेट करते करते टाइम भी थोड़ी कई बार समस्या जो है वो देख सकती है। और इनफर्टिलिटी बहुत कम केस में देखने को मिल सकती है, ज़्यादा में तो नहीं, लेकिन कई सारे केस में क्रोनिक होने की कंडीशन में ये इनफर्टिलिटी जो है वो पैदा कर सकता है। अब इसके डायग्नोसिस की बात करें, हम डायग्नोसिस अगर इसका देखें तो मोस्टली तो यूएसजी जो है वो इसमें कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है कि भाई क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, क्या कंडीशन है। इसके अलावा जो है फाइलेरिया वाली स्थिति आपको लग रही है तो उसमें आप एमएफ टेस्ट भी करा सकते हैं, और वो भी काफ़ी लोग कराते हैं। ये टेस्ट जो है काफ़ी पॉपुलर है इसमें, यूएसजी ऑफ स्क्रोटम, और दूसरा मैंने बताया आपको एमएफ टेस्ट। इसके अलावा एक ट्रांस एलिमिशन टेस्ट भी जो होता है वो भी इसमें कराया जा सकता है। ये टेस्ट आप लोग जो है इन टेस्ट को करा के इसको अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की हम बात करें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत कारगर ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी ये क्योर करता है इस स्थिति को। इसमें आपको देखना है कि भाई क्योंकि C2 और S2 जो हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन भी है जो हमारा स्क्रोटम है, प्लस जो उस पर्टिकुलर जगह वहाँ एक तरीके से
एनाटॉमिकल चेंजेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। तो यानी कि सी ग्रुप से हम C2 रेमेडी लेंगे, बहुत अच्छा काम करेगी। एस ग्रुप से C2 को सपोर्ट करने के लिए हम S2 रेमेडी लेंगे। और इस तरीके से जो वायरस पे है वहाँ पे A2 और P2 बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी भी वायरस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो A2 और P2 को भी आप इसमें ऐड कर देंगे। और A2 जो है वो वेनस सिस्टम पे भी काम करता है, और जो P2 जो है वो कहीं ना कहीं फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होता है उस पर काम करता है। फिर क्योंकि सीरस कैविटी है ये, और सीरस कैविटी में फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहाँ पे P2 बहुत अच्छा काम करेगा। फिर चाहे वो प्लूरा में है, चाहे वो फिर आपके ट्यूनिका वेजाइनलिस में है, तो P2 इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई P2 क्यों ऐड किया, तो वो इस वजह से ऐड करते हैं। और वैन वन इसमें ऐड करना है हमें, क्योंकि वैन वन जेनेटल ऑर्गन की बहुत अच्छी रेमेडी है। और खासकर अगर ये कंजेनेटल भी है, मतलब पहले से चला रहा है, हेरिडिटरी भी है, तो भी वैन वन काम करेगा। और फ्लूइड एक्यूमुलेशन के लिए हम B और G का यूज करते हैं, इसलिए हम इसमें इस वाले कॉम्बिनेशन में जो है B ले लेते हैं। और ये आपको D6 से D10 के बीच में कहीं स्टार्ट करना है। अगर बहुत पुरानी समस्या नहीं है तो आप D6 से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ा के उसको D30 तक ये सही कर देगा। और आपको लगता है कि थोड़ी पुरानी समस्या है तो आप इसको थोड़ा लाइटर से शुरू कर सकते हैं। जैसे 10 दिन 15 दिन आपको 200 में चला दीजिए, फिर आप 1000, 30, 10 और फिर D6 पे आ सकते हैं आप। और कहीं ना कहीं सब क्रोनिक है, एक्यूट और क्रोनिक के बीच में, तो आप D10 से स्टार्ट कीजिए। D10 फिर D8, कुछ दिन D10, फिर जब आराम हो जाए 1 महीना 1.5 महीना, फिर आप उसके बाद D8, फिर D6, फिर D5, फिर D4 में आप उसको जो है D4 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, D5 तक की सारी चीज़ें जो है सही हो जाती है। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर कहीं इन्फेक्शन भी है, कोई इन्फ्लामेशन भी है, तो आप इन्फ्लामेशन का जो फॉर्मूला है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। A2S5C5 वर्वन और G। तो BG भी पूरा हो गया, सेकंड फॉर्मूला भी अपना स्टार्ट हो गया। इसको आप D6 में कंटिन्यू चलाइए। एक S2 वाली जो रेमेडी है उसको खाना खाने के पहले दिए 10-10 बूंद दिन में 3 बार, और जो S5 वाली रेमेडी है उसको खाना खाने के बाद दिए 10-10 बूंद दिन में 3 बार। ये आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो गया। अब होम्योपैथी में एक्चुअली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा ट्रीटमेंट इसका देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक पेटेंट भी है उसमें। जो पेटेंट है वो एलिन कंपनी का हाइड्रोसिल का पेटेंट आता है। मैं पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ, आप लोग देख लेना उसको। इसको कंटिन्यूस रखना है आपको 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार। इसके अलावा आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ उसमें से कोई एक रेमेडी सिलेक्ट करके इसके साथ चला देनी है। अगर ये किसी चोट की वजह से है, कोई इंजरी होने की वजह से है, तो आप वहाँ पे आर्निका 200 की 2 बूंद सुबह और कोनियम मैक्युलेटम 200 की 2 बूंद शाम को दीजिए, इस पेटेंट के साथ में, जो पेटेंट मैंने बताया आपको। और अगर पेन के सिम्टम है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि पेन है, और जो है वो राइट साइड में जो पेन है, राइट वाले टेस्टिस में पेन है, तो कैलीमेटिस 30 की आप 2-2 बूंद जीभ पे दिन में 3 बार दीजिए। और अगर राइट वाले सॉरी कैलीमेटिस है, मतलब अगर राइट वाले टेस्टिस में पेन है, अगर लेफ्ट वाले टेस्टिस में पेन है, तो आप जो है रोडोडेंड्रोन की 2-2 बूंद जीभ पे दिन में 3 बार दीजिए। तो एलिन का हाइड्रोसिल आपको चलाना है। उसके साथ में आपको आर्निका या कोनियम, कैलीमेटिस या रोडोडेंड्रोन, इनमें से इन 3 में से कोई एक जो है आप स्टार्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपका जो हाइड्रोसिल है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो था हाइड्रोसिल के बारे में। हाइड्रोसिल क्या है, कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है, उसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। और उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।